हेलो एवरीवन, मैं महिमा त्रिवेदी आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवालिक स्टडी अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भूगोल विषय से संबंधित क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें अभी हम प्लेटफॉर्म पर प्रवक्ता चयन परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पीजीटी 2013 का भाग 2 सॉल्व कर लिया है और आज उसी क्रम में हम पीजीटी 2010 का भाग 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम प्रश्नों की व्याख्या को भी, विस्तृत व्याख्या को भी समझेंगे और साथ ही साथ नवीनतम आंकड़ों को भी शामिल किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव की सभी क्रियाएं तथा मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। विकल्प एक समताप मंडल पर परत में, दूसरा है क्षोभ मंडल परत में, तीसरा ओजोन मंडल परत में और चौथा है आयन मंडल परत में। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दूसरा, क्षोभ मंडल परत में। देखिए, वायुमंडलीय परतें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल है, जिसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। परिवर्तन मंडल, इसी परत में ही मानव की जितनी सभी क्रियाएं हैं और मौसम संबंधी घटनाएं वो इसी परत में घटित होती है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दूसरा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, थॉर्नवेट के अनुसार A-R उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। विकल्प एक है पश्चिमी तटीय मैदान एवं त्रिपुरा व मिजोरम में, दूसरा है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा पश्चिमी बंगाल में, तीसरा है तमिलनाडु एवं समीपवर्ती आंध्र प्रदेश में और चौथा है सिक्किम, ऊपरी असम एवं अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प एक, पश्चिमी तटीय मैदान एवं त्रिपुरा व मिजोरम में उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है। यहाँ ठंडी समुद्री जलधारा पूछ रहा है। विकल्प एक है फॉकलैंड धारा, दूसरा है मोजाम्बिक धारा, तीसरा गल्फ स्ट्रीम और चौथा है ब्राज़ील धारा। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प एक, फॉकलैंड धारा। फॉकलैंड धारा जो है ये ठंडी जलधारा है और यह धारा जो है ये अंटार्कटिक महासागर का ठंडा जल दक्षिण अमेरिका के दक्षिण भाग पर प्रवाहित होता है और यह एक ठंडी जलधारा है। यह अंटार्कटिक महासागर की ओर से चलने वाली धारा है, इसलिए यह ठंडी जलधारा है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, 180 डिग्री देशांतर है। पहला, वह रेखा जिसके आर पार तिथि बदल जाती है। दूसरा है एक काल्पनिक रेखा जो शून्य अंश देशांतर से गुजरती है और तीसरा है एक काल्पनिक रेखा जो भूमंडल को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। चौथा है एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा जहां से ऊंचाई तथा गहराई का मापन किया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है वह रेखा जिसके आर पार तिथि बदल जाती है। विकल्प एक, 180 डिग्री देशांतर को हम तिथि रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा जाता है। और यह 0 डिग्री देशांतर के ठीक पीछे, 0 डिग्री देशांतर जो है होती है वो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा होती है, वो समय रेखा। और 180 डिग्री देशांतर है वह रेखा जिसके आर पार तिथि बदल जाती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। विकल्प एक है मृत सागर में, दूसरा वॉन झील में, तीसरा साल्ट लेक में और चौथा है काला सागर में। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2, वान झील में। वान झील में विश्व में सर्वाधिक लवणता वान झील में पाई जाती है 330 और उसके बाद जो है मृत सागर में है 240 और ग्रेट सॉल्ट में
220 लवणता पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक लवणता जो है ये वान झील में पाई जाती है, यह तुर्की में स्थित है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रत्येक स्थान पर ज्वार आता है। विकल्प 1 12 घंटे 30 मिनट बाद, दूसरा है 12 घंटे 20 मिनट बाद, तीसरा है 12 घंटे बाद और चौथा है 12 घंटे 26 मिनट बाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 12 घंटे 26 मिनट बाद प्रत्येक स्थान पर ज्वार 12 घंटे 26 मिनट के देरी पे आता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सागरीय लवणता को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विकल्प 1 है ये चिन्ह, विकल्प 2 है इस प्रकार का चिन्ह है, विकल्प 3 में इस प्रकार का चिन्ह और विकल्प 4 इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है विकल्प 2। लवणता को इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। लवणता होता क्या है, सामान्य रूप में 1 किलोग्राम सागरीय जल में 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को लवणता कहा जाता है। लवणता जिसे इंग्लिश में सैलिनिटी कहते हैं। तो इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, प्रति 1000 ग्राम में सागरीय जल में जो सागरीय लवणता को कैसे प्रदर्शित करते हैं, प्रति 1000 ग्राम में जल में स्थित लवण की मात्रा को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सागरीय जीवों के अस्थि पंजरों से निर्मित निक्षेप कहलाते हैं। विकल्प 1 नेरेटिक निक्षेप, 2 पेलेजिक निक्षेप, 3 डायटम पंख, चौथा है रेडियोलेरियन पंख। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 नेरेटिक निक्षेप। नेरेटिक निक्षेप जो होता है सागरीय जीवों के अस्थि पंजरों एवं वनस्पतियों के अनअपघटित अवशेषों से अस्थि पंजर प्लस वनस्पतियों के अनअपघटित अवशेष जो होते हैं उनसे मिलकर यह नेरेटिक निक्षेप बनता है और यह मुख्य रूप से महाद्वीपीय मग्न तट पर पाया जाता है। अन्य देख लेते हैं हम। पेलेजिक निक्षेप क्या होता है। पेलेजिक निक्षेप जो होता है ये भी सागरीय वनस्पति जैसे शैवाल है एवं समुद्री जीव और अन्य समुद्री जीव के रासायनिक और यांत्रिक परिवर्तन द्वारा या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ये जो शैवाल और समुद्री जीव होते हैं ये रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही कीचड़ में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें ऊज भी कहा जाता है, ऊज के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो पेलेजिक निक्षेप होते हैं ये गहन सागर में निक्षेपित होते हैं। जैसे नेरेटिक निक्षेप है ये तो महाद्वीपीय मग्न तट पर ही पाए जाते हैं, लेकिन ये गहन सागर निक्षेपित पदार्थ हैं, पेलेजिक पदार्थ, जिन्हें ऊज भी कहा जाता है। और ये अन्य जो है डायटम ऊज और रेडियोलेरियन पंख ये ऊज ही हैं, सिलिका प्रधान ऊज हैं, ये सिलिका प्रधान ऊज हैं ये। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है। विकल्प 1 मैग्नीशियम क्लोराइड, 2 मैग्नीशियम सल्फेट, तीसरा है कैल्शियम सल्फेट और चौथा है सोडियम क्लोराइड। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा समुद्र में पाए जाने वाले जो लवण हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड की है। ये लगभग 77.8% मात्रा सोडियम क्लोराइड की होती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है,
मौसिनराम नामक स्थान में सर्वाधिक वर्षा कराने में कौन सी पहाड़ियों की भूमिका होती है? विकल्प 1 मिकिरवा लुसाई, विकल्प 2 है गारो खासी व जयंतिया, तीसरा है पटकोई और चौथा है नागा मिजोरम चीन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 गारो खासी जयंतिया। देखिए, पश्चिम बंगाल से उठने वाली जो पवनें होती हैं, आर्द्रता से भरी हुई जो मानसूनी पवनें होती हैं, वो जब मेघालय के पास, दक्षिण में मेघालय के पास पहुंचती है तो यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ हैं जिनसे टकराकर यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है। जब मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है, यही शाखा जब मेघालय के दक्षिणी भाग में पहुंचती है तो यहाँ पर स्थित 3 पहाड़ियाँ हैं गारो, खासी, जयंतिया, इनसे टकराकर पर्वतीय वर्षा करती है और यह विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। पहले चेरापूंजी था, अब यह मौसिनराम है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है भृगु का निर्माण होता है। विकल्प 1 है नदी के विसर्पाकार मोड़ के अवतल ढाल पर, दूसरा है नदी के विसर्पाकार मोड़ के उत्तल ढाल पर, और तीसरा है नदी के सम ढाल पर, और चौथा है नदी के सोपानाकार ढाल पर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दूसरा, नदी के विसर्पाकार मोड़ के उत्तल ढाल पर भृगु का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर है विकल्प दूसरा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है प्रवणित नदी, जिसे ग्रेडेड रिवर भी कहते हैं। पहला है विकल्प इसका जब नदी विसर्पाकार मार्ग में प्रवाहित होती है, दूसरा जब नदी अपरदन द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त हो जाती है, तीसरा है जब नदी डेल्टा का निर्माण करती है, और चौथा है जब नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दूसरा। यहाँ पूछ रहा है प्रवणित नदी क्या होती है, ग्रेडेड रिवर। तो जब नदी अपने अपरदन द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है या प्राप्त हो जाती है तो उस नदी को हम प्रवणित नदी या ग्रेडेड रिवर कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है लटकती घाटियाँ पाई जाती हैं। विकल्प 1 है उच्च पर्वतीय भागों में हिम अपरदन के द्वारा, 2 पठारी भागों में नदी अपरदन के द्वारा, तीसरा है निम्न पहाड़ी भागों में नदी अपरदन के फलस्वरूप, और चौथा है भूमिगत जल द्वारा अपरदन के फलस्वरूप। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 उच्च पर्वतीय भागों में हिम अपरदन के फलस्वरूप। लटकती घाटियाँ हिमानी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है, और यह जैसे मुख्य हिमानी है, मुख्य हिमानी में जब ऊंचे पर्वतीय भागों से सहायक हिमानी आकर मिलती है तो यह मुख्य हिमनद में लटकती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसे लटकती घाटी या निलंबी घाटी भी कहा जाता है। लटकती घाटी या निलंबी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दोआब दिया हुआ है और सूची 2 में नदियाँ दिया हुआ है। विकल्प 1 है बिस दोआब, बी बारी दोआब, सी है रेशना दोआब और डी है चाच दोआब। तो इसको चलिए मिलान करते हैं। बिस्ट दोआब जो है ये व्यास और सतलज के बीच है, व्यास और सतलज नदी के बीच में। बारी दोआब जो है ये व्यास और रावी। रेशना दोआब जो है ये रावी और चेनाव, और चाच दोआब जो है ये चेनाव और झेलम नदी। मिलान कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 भारत में धारवाड़ क्रम की शैलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प 1 है धारवाड़ क्रम की शैलें अवसादी तथा आग्नेय शैलों के अत्यधिक रूपांतरण से बनी है। दूसरा है इस क्रम की शैलों में कोयला के विशाल भंडार हैं। तीसरा है इस क्रम की शैलों में विविध प्रकार के खनिजों के भंडार मिलते हैं। और चौथा है इन शैलों का आविर्भाव कैम्ब्रियन युग में हुआ। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह यहाँ पर कूट नहीं दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो पहला और तीसरा है। पहला और तीसरा सही आंसर है इसका, पहला और तीसरा है। आइए देखते हैं
पहला और तीसरा। धारवाड़ क्रम की शैलें अवसादी और आग्नेय शैलों के रूपांतरण से बनी हुई है, क्योंकि यह आर्कियन क्रम की जो प्राथमिक चट्टानें थी, आर्कियन क्रम की जो प्राथमिक चट्टानें थी, उन्हीं के अपर्दन और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप ही धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। यहाँ पर ये सही कथन है इसका। और तीसरा जो है, इस क्रम की शैलों में विविध प्रकार के खनिज भंडार मिलते हैं, तो यह भी सही है, क्योंकि इस शैल में, धारवाड़ क्रम की शैल में लोहा, सोना, तांबा, मैग्नीज जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर जो दूसरा बोल रहा है, ये कथन सही नहीं है। इस क्रम की शैलों में कोयला के विशाल भंडार जो है ये गोंडवाना क्रम की शैलों में मिलते हैं। इसका सही आंसर है पहला और तीसरा। यहाँ पर कूट नहीं दिया है तो यहाँ पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित नगरों की उनकी जनसंख्या 2001 के अनुसार के अवरोही क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है? विकल्प एक है बृहद मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। दूसरा है कोलकाता, बृहद मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। तीसरा है कोलकाता, बृहद मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। चौथा है बृहद मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। तो इस प्रश्न का हम यहाँ पर 2001 के अनुसार पूछ रहा है। यहाँ हम नया आंकड़ा देखेंगे, 2011 के अनुसार देखते हैं कि जो अवरोही क्रम में देखना है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है वो है मुंबई, उसके बाद है दिल्ली, उसके बाद कोलकाता, और लास्ट में है चेन्नई। चौथे नंबर पर चेन्नई है। यह सही क्रम है, अवरोही क्रम जनसंख्या के अनुसार। सर्वाधिक जनसंख्या जो है मुंबई में है, फिर दूसरे नंबर पर है दिल्ली, और तीसरे नंबर पर है कोलकाता, और चौथे नंबर पर है चेन्नई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 2005 में प्रकाशित मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से भारत का स्थान है। पहला विकल्प है 93वां, दूसरा है 135वां, तीसरा है 127वां और चौथा 132वां। तो यहाँ पर भी नए आंकड़ों को देखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार भारत का जो रैंक है वो है 134वां। वर्तमान समय में 134वां स्थान है भारत का। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सागरीय तट वाले केवल राज्यों की संख्या, केवल यहाँ पर राज्य पूछ रहा है, कितनी है? विकल्प 1 है 7, विकल्प 2 8, विकल्प 3 है 9 और विकल्प 4 6। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3, 9 राज्य हैं। 9 राज्य हैं जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। देखिए 9 है, 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 राज्य हैं जो तट पर स्थित है, तटीय राज्य हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प 1 है गंगा के डेल्टाई भाग में सघन सुंदरवन पाए जाते हैं। दूसरा है यहाँ सुंदरी वृक्षों की बहुलता है। तीसरा है इस वन के वृक्षों की लकड़ी कठोर और टिकाऊ होती है। चौथा है इस वन के वृक्षों की लकड़ी मुलायम और कमजोर होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प चौथा, इस वन के वृक्षों की जो लकड़ी होती है वो मुलायम और कमजोर होती है। तो ये असत्य है, जबकि ये सही है कि ये जो वृक्ष होते हैं सुंदरी वन, ये इनकी लकड़ियाँ जो होती हैं वो कठोर और टिकाऊ होती है, ठोस होती है। अन्य इसके जो विकल्प हैं वो सही है। ये गंगा के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं सुंदरवन, इन्हें यहाँ पर सुंदरी वृक्ष की बहुलता होती है और इनकी लकड़ी जो है कठोर, टिकाऊ और ठोस होती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से
प्रवाहित होती है? विकल्प 1 कावेरी, विकल्प 2 है महानदी, विकल्प 3 कृष्णा और विकल्प 4 है ताप्ती। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 ताप्ती नदी। ताप्ती नदी है तथा नर्मदा नदी। यह पश्चिम की तरफ, भारत में पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। और पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली दामोदर नदी, यह भी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जब किसी राष्ट्र की जनसंख्या वहां के संसाधनों के विकास की तुलना में अधिक होती है तो इस अवस्था को कहते हैं? विकल्प 1 अल्प जनसंख्या, विकल्प 2 अनुकूलतम जनसंख्या, विकल्प 3 जनाधिक्य और विकल्प 4 है अत्यल्प जनसंख्या। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 जनाधिक्य। एडवर्ड एकरमैन इन्होंने जनसंख्या संसाधन के अंतर संबंध को दर्शाने के लिए विश्व में विभिन्न देशों को 5 विशिष्ट वर्गों में विभक्त किया गया था, जिसमें उन्होंने जनसंख्या और संसाधन के अंतर संबंधों को दिखाया था। यहाँ पर पूछ रहा है कि किसी राष्ट्र में जनसंख्या वहाँ के संसाधनों के विकास की तुलना में जनसंख्या अधिक है तो ये जनाधिक्य कहलाएगा। अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है? जहाँ पर जनसंख्या संसाधनों के अनुकूल हो, बराबर हो या कम हो तो वो अनुकूलतम जनसंख्या होती है, बहुत कम ना हो, बराबर हो। और अत्यल्प जनसंख्या क्या होती है? जहाँ पर संसाधन तो हैं प्रचुर मात्रा में लेकिन जनसंख्या कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है संसाधनों के अनुरूप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पृथ्वी के वर्णन के लिए ज्योग्राफी शब्द प्रस्तावित किया था? विकल्प 1 इरेटोस्थनीज, विकल्प 2 है टॉलमी, विकल्प 3 अरस्तु ने और विकल्प 4 है हेरोडोटस ने। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 23। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प 1 है सुपीरियर झील डुलुथ, दूसरा है मिशिगन झील गैरी, तीसरा है इरी झील बफेलो और चौथा है ओंटारियो झील मिल्वाकी। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 ओंटारियो झील मिल्वाकी। ओंटारियो झील ये जो नगर है, ये प्रमुख नगर है, ये झील के किनारे बसे हुए हैं। तो सुपीरियर झील के किनारे डुलुथ शहर सही है, मिशिगन झील के किनारे गैरी और शिकागो। इन्हें आप याद कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। शहर का नाम दे देता है और किस झील के किनारे बसे हुए हैं। इरी झील बफेलो और डेट्रॉयट और ओंटारियो झील जो है मिल्वाकी इसके किनारे नहीं है बल्कि टोरंटो शहर ओंटारियो झील के किनारे बसा हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। उद्योग के स्थानीयकरण हेतु आइसोडा पेन का उपयोग किया। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया, जितने भी हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है बार बार। तो इसका विकल्प 1 है ए लॉस ने, दूसरा है ए वेबर ने, तीसरा है डब्ल्यू इजार्ड ने और चौथा है ई हुबर ने। यहाँ पर सही आंसर जो है विकल्प दूसरा है ए वेबर ने। ए वेबर ने सर्वप्रथम औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत जो दिया था उन्होंने, उसमें सर्वप्रथम इन्होंने आइसोडा पेन शब्द का प्रयोग किया था। आइसोडा पेन शब्द का प्रयोग किया था। ये समान परिवहन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा।
हिलाने वाली रेखा को आइसोडापेन कहा जाता है। इनके पश्चात सर्वप्रथम वेबर ने दिया था। इनके पश्चात ए लॉस ने भी जब अपना सिद्धांत दिया था, औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने ए लॉस ने भी आइसोडापेन शब्द का प्रयोग किया है अपने सिद्धांत में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प 1 है आनसान लॉ इस्पात, विकल्प 2 डेट्रॉयट मोटर गाड़ी निर्माण, और विकल्प 3 है मॉस्को जलपोत निर्माण, और विकल्प 4 है ओसाका वस्त्र उद्योग। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है विकल्प 3 मॉस्को जलपोत निर्माण। ये सही सुमेलित नहीं है। मॉस्को जो है ये जलपोत निर्माण के लिए नहीं, इंजीनियरिंग उद्योग के लिए, इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, रूस में है। मॉस्को जो है ये रूस का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। जबकि अनसान जो है ये चीन में है, ये लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉयट मोटर गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है, सही है, ये यूएसए में। ओसाका जापान में है और ये वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, डोनबास औद्योगिक क्षेत्र प्रसिद्ध है। विकल्प 1 भारी उद्योगों के लिए, दूसरा है रासायनिक उद्योग के लिए, तीसरा वस्त्र उद्योग के लिए और चौथा है कागज उद्योग के लिए। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 भारी उद्योगों के लिए। डोनबास क्षेत्र जो है ये डोनबास औद्योगिक क्षेत्र है, ये यूक्रेन में, यूक्रेन का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है जो मुख्य रूप से लौह इस्पात और भारी उद्योग के लिए, लौह इस्पात एवं भारी उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, न्यू साउथ वेल्स एवं विक्टोरिया औद्योगिक प्रदेश स्थित है। विकल्प 1 है दक्षिण पश्चिमी ग्रेट ब्रिटेन में, दूसरा है दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा है उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में और चौथा है पूर्वी कनाडा में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया ये जो औद्योगिक प्रदेश हैं वो दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। विकल्प 1 में सूची 1 में दिया हुआ है, एक तरफ स्थान दिए हुए हैं और दूसरी तरफ मैदान दिए हुए हैं, घास के मैदान। विकल्प 1 है ए उत्तरी अमेरिका, बी अफ्रीका, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी दक्षिण अमेरिका। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका जो है वहाँ पर पाए जाने वाले जो घास के मैदान है उन्हें प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका में पाए जाते हैं वेल्ड्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और दक्षिण अमेरिका में पंपास कहा जाता है इन्हें। और ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। ये जहाँ 4 दिए हुए हैं ये चारों शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का अग्रणी उत्पादक देश है। विकल्प 1 हिंदोनेशिया, दूसरा है मलेशिया, तीसरा थाईलैंड और चौथा भारत। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प तीसरा थाईलैंड। यहाँ पर हम नए आंकड़ों को भी देखते हैं तो उसके अनुसार भी सर्वाधिक उत्पादक जो है प्राकृतिक रबड़ का वह प्रथम स्थान पर थाईलैंड ही है। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया और तीसरे नंबर पर वियतनाम। और चौथा नंबर आता है भारत का। ये याद करने के लिए आप नोट कर लीजिए कि चौथे स्थान पर प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में चौथे स्थान पर विश्व में भारत का नाम आता है। प्रथम स्थान पर थाईलैंड है और थाईलैंड विश्व में प्रथम स्थान पर उत्पादक भी है रबड़ का और तथा प्रथम स्थान पर ही निर्यातक भी है। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक दोनों ही थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संचालन हेतु गठित संगठन को कहते हैं। विकल्प 1 सार्क, विकल्प 2 है WTO, विकल्प 3 है गैट और विकल्प 4 है साफ्टा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 WTO। WTO जो है इसका आधिकारिक जो इसका रूप से संचालन शुरू हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1995 में
WTO का आधिकारिक रूप से संचालन। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उदारीकरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उदारीकरण को बढ़ावा देने वाली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है। और इसका जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। संसाधन होते नहीं वे मानवीय संबद्धता से बनते हैं, यह कथन किसका है? विकल्प 1 जिमरमैन, विकल्प 2 है उलमैन, विकल्प 3 बाउमैन और विकल्प 4 हाफमैन। देखिए कन्फ्यूज़न करने के लिए सब में मैन मैन लगा दिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 जिमरमैन, यह सही है। जिमरमैन जो है यह सही है। इनका एक प्रमुख कथन है कि संसाधन होते नहीं वे मानवीय संबद्धता से बनते हैं। अर्थात यदि ज़मीन पर कोई संसाधन पड़ा हुआ है, कोई संसाधन है, तो जब तक मानवीय क्रियाएं उस पर नहीं होंगी, लागू नहीं होंगी, मानव उसमें कुछ कार्य नहीं करेगा, तब तक वो बेकार ही उसी प्रकार पड़ी रहेगी, उसको संसाधन नहीं माना जाएगा, संसाधन के रूप में वो उपयोग नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? विकल्प पहला है एडमंड डेमोलिंस नवनिश्चयवाद, दूसरा है जॉर्ज स्टैथम निश्चयवाद, तीसरा है लुसियन फेब्रे सभ्यवाद और चौथा है H.J. फ्लूर निश्चयवाद। इस प्रश्न का सही आंसर जो है विकल्प तीसरा लुसियन फेब्रे संभववाद। यहाँ पर पूछ रहा है युग्म सही है, बाकी ये जो है असत्य हैं। लुसियन फेब्रे जो है ये संभववाद से संबंधित थे, इन्होंने ही यह शब्द दिया था, संभववाद शब्द लुसियन फेब्रे ने दिया था। और संभववाद के जो संस्थापक है वो विडाल डीला ब्लास को माना जाता है, विडाल डीला ब्लास को मानते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। मानव भूगोल के आधारभूत तथ्यों का उत्पादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किसने किया? विकल्प 1 विडाल डीला ब्लास, दूसरा है जीन ब्रूंस, तीसरा हैटनर और चौथा है अल्बर्ट डिमाजिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 विडाल डीला ब्लास। विडाल डीला ब्लास जो थे मानव भूगोल के आधारभूत तथ्यों का प्रतिपादन सर्वप्रथम विडाल डीला ब्लास ने किया है। इन्हें मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है, मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। प्रदूषकों का जमाव ठोस पदार्थ एवं गैस के रूप में निम्न में से किसको क्षति पहुंचाता है? विकल्प 1 है स्थलमंडल, दूसरा है वायुमंडल, तीसरा जलमंडल और चौथा है इसमें से सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प चौथा इसमें से सभी। प्रदूषकों का यदि जमाव है, ठोस पदार्थ है और गैस के रूप में है तो वो स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल तीनों को ही प्रभावित करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। किस खनिज की कठोरता मापक 8 है? तो इसका पहला विकल्प है एपाटाइट, दूसरा है टोपाज, तीसरा है क्वार्ट्ज और चौथा है फेल्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दूसरा टोपाज। कठोरता के आधार पर 10 नंबर तक कठोरता के आधार पर खनिज को रखा गया है, जिसमें 8वें नंबर पर जो है वो टोपाज है, जबकि एपाटाइट जो है ये 5वें नंबर पर है। कठोरता के आधार पर ये 5वें नंबर पर है। क्वार्ट्ज जो है ये 7वें नंबर पर है और फेल्स का नहीं। और जो 10वें नंबर पर है वो हीरा है, 10वें नंबर पर हीरा सर्वाधिक कठोर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सरिता जीवन पूर्ण चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? विकल्प 1 G.K. गिलबर्ट, दूसरा है जेम्स सटन, तीसरा है W.M. डेविस और चौथा है L.C. किंग ने। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प तीसरा W.M. डेविस ने। W.M. डेविस ने ही सरिता जीवन पूर्ण चक्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। इन्होंने डेविस महोदय ने भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था, जिसमें इन्होंने नदियों की 3 अवस्थाओं को बताया था। नदियों की 3 अवस्थाएं।
युवा प्रौढ़ा सॉरी युवा, हाँ सही है, युवा प्रौढ़ा और फिर वृद्धा, युवा प्रौढ़ा और वृद्धावस्था को इन्होंने बताया था अपने अपर्दन चक्र में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कौन एक कारक प्रवाल भित्तियों के निर्माण में सहायक नहीं है? विकल्प 1 है छिछले समुद्री भाग, विकल्प दूसरा है 68 डिग्री से 70 डिग्री तापक्रम, और विकल्प तीसरा है एक कोश की वनस्पति, और चौथा है अधिक लवणयुक्त जल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प चौथा, अधिक लवणयुक्त जल। यहाँ पर पूछा है सहायक नहीं है कौन सी स्थिति, तो ये अधिक लवणयुक्त जल, क्योंकि जो प्रवाल होते हैं वह कहाँ पर सही ढंग से पनपते हैं, वो होता है स्वच्छ एवं अवसाद रहित जल। प्रवाल के विकास के लिए जल जो होता है स्वच्छ होना चाहिए और अवसाद रहित होना चाहिए, और छिछले समुद्री भाग पर ही इनका विकास होता है। 68 से 70 डिग्री तापक्रम नहीं, 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, और गहराई, ये मिसप्रिंट हो गया है, जो गहराई होती है वो होती है 66 से 77 मीटर की गहराई तक इनका विकास होता है, और ये एक कोश की वनस्पति है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है विकल्प चौथा, अधिक लवणयुक्त जल। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा? विकल्प 1 हिम का पिघलना, दूसरा है समुद्र तटीय भागों का जलमग्न होना, और तीसरा है समुद्रों का जल स्तर ऊपर उठना, चौथा इसमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प चौथा, इनमें से सभी। तापमान में निरंतर वृद्धि जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, इसका अर्थ होता है औसत तापमान में वृद्धि। विश्व के औसत तापमान में वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, जिसके जो परिणाम होंगे वो भयावह होंगे काफ़ी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही हिम का पिघलना होगा, समुद्र का जल स्तर ऊपर उठना तथा समुद्र तटीय भागों का जलमग्न होना। तो इसमें जो है चौथा विकल्प सही होगा, ये तीनों ही शामिल हैं इसमें। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, वातावरण जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग है, यह कथन किसका है? विकल्प 1 पी सरोकिन, दूसरा है ए फिटिंग, तीसरा है ईसी सैंपल, और चौथा है डीएच डेविस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 ए फिटिंग। ए फिटिंग महोदय का यह प्रमुख कथन है, वातावरण जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन एक नवपाषाण युग के से संबंधित नहीं है? नवपाषाण युग की विशेषता पूछ रहा है। पहला है विकल्प खाद्य पदार्थों का उनकी प्राप्ति स्थल पर ही उपयोग, दूसरा पशुपालन का प्रारंभ, तीसरा है कृषि का प्रारंभ, और चौथा है मिट्टी के बर्तनों एवं पहियों का आविष्कार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1। पहला है खाद्य पदार्थों का उनकी प्राप्ति स्थल पर ही उपयोग, यह नवपाषाण युग से संबंधित विशेषता नहीं है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कौन से जल परिवहन नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? विकल्प 1 श्वेत बाल्टिक सागर नहर, विकल्प 2 है कील नहर, विकल्प 3 स्वेज नहर, और चौथी है वोल्गा डॉन नहर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 कील नहर। कील नहर जो है ये उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर को जोड़ती है, बाल्टिक सागर से जोड़ती है, जबकि स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी एक विशेषता विश्व के विकसित देशों के संदर्भ में सही नहीं है? विकल्प 1 है तीव्र आर्थिक विकास, विकल्प 2 उच्च उपभोग स्तर, तीसरा है प्रति व्यक्ति उच्च आय, और चौथा है विकल्प प्राथमिक आर्थिक कार्यकलाप में संलग्न अधिकांश जनसंख्या। तो यहाँ पर पूछा सही विशेषता नहीं है, तो ये विकल्प चौथा है प्राथमिक आर्थिक कार्यकलाप में संलग्न अधिकांश जनसंख्या। ऊपर जो दी हुई है तीव्र आर्थिक विकास,
उच्च उपभोग स्तर और प्रति व्यक्ति आय, ये जो तीनों हैं ये विकसित देशों की ही विशेषता है, विकसित देशों की विशेषता है, जबकि प्राथमिक कार्य जो है यह विकासशील देशों की विशेषता है, विकासशील देशों की, जहाँ पर अभी भी अधिकांश जनसंख्या जो है वो प्राथमिक कार्यों में संलग्न है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, बफेलो औद्योगिक नगर किस औद्योगिक प्रदेश में स्थित है? विकल्प 1 न्यू इंग्लैंड, दूसरा है केंद्रीय न्यूयॉर्क, तीसरा है दक्षिण पूर्वी मिशिगन और चौथा है पिट्सबर्ग क्लीवलैंड। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 केंद्रीय न्यूयॉर्क प्रदेश में स्थित है। यह बफेलो जो है ये न्यूयॉर्क का ही एक प्रमुख औद्योगिक शहर है, प्रमुख औद्योगिक शहर है जो केंद्रीय न्यूयॉर्क, या आपको बहुत सी बुक्स में ये महान झील प्रदेश के अंतर्गत भी शामिल मिलेगा, आपको महान झील प्रदेश में भी लिखा मिलेगा आपको। यहाँ पर आयोग ने ये आंसर सही माना है, केंद्रीय न्यूयॉर्क। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, जे.एल. बक ने चीन के चावल प्रदेश को कितने उप विभागों में विभाजित किया है? विकल्प 1 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4, 5 उप विभागों में बांटा था। जे.एल. बक जो थे इन्होंने जे.एल. बक ने सर्वप्रथम चीन के चावल प्रदेश को, प्रधान प्रदेश को 5 उप विभागों में विभक्त किया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन एक सरिता पूर्ववर्ती नहीं है? विकल्प 1 सिंधु, विकल्प 2 है काली, विकल्प 3 यमुना और विकल्प 4 सतलज। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 यमुना। यमुना नदी जो है ये पूर्ववर्ती नदी नहीं है। अन्य जो है सिंधु, काली तथा सतलज नदी जो है ये पूर्ववर्ती नदियां हैं, पूर्ववर्ती नदियां देख लेते हैं क्या होता है। जिनका उद्गम स्थल खंड के उत्थान के पहले ही हो चुका होता है। जैसे यहाँ कोई नदी अगर प्रवाहित हो रही है और ये स्थल खंड का उद्गम हो जाता है, कोई परिवर्तन होता है, फिर भी यह नदी अपने मार्ग को नहीं छोड़ती है, पूर्ववत उसी प्रकार उसी मार्ग पर प्रवाहित होती रहती है, तो इन नदियों को ही पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसका उद्गम स्थल खंड के उत्थान के पहले हो चुका हो और पहले से प्रवाहित होने वाली जलधारा जो है वही पूर्ववर्ती नदी कहलाती है, जो स्थल खंड के उत्थान होने के बावजूद भी वह अपने मार्ग को परिवर्तित नहीं करती है और पूर्ववत उसी दिशा में उसी मार्ग में ही प्रवाहित होती है। यहाँ पर जो यमुना है ये पूर्ववर्ती नदी नहीं है। अन्य विकल्प में तो दिया है सिंधु, काली और सतलज, ये पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, दैनिक तथा वार्षिक तापांतर अधिकतम किस प्रदेश में होता है? विकल्प 1 गर्म मरुस्थलीय, विकल्प 2 है ठंडे मरुस्थलीय, विकल्प 3 मरुस्थलीय प्रदेश और चौथा है टैंगा प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 गर्म मरुस्थलीय प्रदेश में दैनिक तथा वार्षिक तापांतर जो होता है वो सर्वाधिक होता है। सबसे ज़्यादा तापांतर मरुस्थलीय भागों में, गर्म मरुस्थलीय भागों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, भारत का कौन सा भूआकृतिक विभाग प्राचीनतम है? विकल्प 1 प्रायद्वीपीय भाग, विकल्प 2 है उत्तर का मैदानी भाग, तीसरा है समुद्र तटीय भाग और चौथा है उत्तर का पर्वतीय भाग। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 प्रायद्वीपीय भाग। भारत का ये जो प्रायद्वीपीय भाग है ये गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, प्राचीन भाग है और यह भारत के लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका विस्तार पाया जाता है, जो सर्वाधिक है। अन्य प्राकृतिक प्रदेशों के तुलना में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इसका विस्तार पाया जाता है प्रायद्वीपीय भाग का। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में मानसून वर्षा की परिवर्तनशीलता किस वर्षा प्रदेश में सर्वाधिक है? विकल्प 1 है पश्चिम बंगाल, विकल्प 2 दक्षिणी कर्नाटक, विकल्प 3 है पूर्वी राजस्थान और विकल्प 4 है कोंकण तट। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 पूर्वी राजस्थान। यहाँ पर हम पहले देखते हैं वर्षा की परिवर्तनशीलता होता क्या है।
परिवर्तनशीलता जो है वर्षा का एक विशिष्ट लक्षण होता है। वर्षा का एक विशिष्ट लक्षण है जिसको कुछ सूत्रों द्वारा ज्ञात किया जाता है। और परिवर्तिता होता क्या है? वर्षा की परिवर्तता जहाँ पर अधिक वर्षा वाले भागों में, अधिक वर्षा वाले भागों में वर्षा की परिवर्तिता कम होती है। याद रखिएगा, जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पे वर्षा परिवर्तिता जो होती है वो कम होती है, और इसी का उल्टा जहाँ पर वर्षा कम होती है, कम वर्षा वाले भागों में वर्षा की परिवर्तिता या परिवर्तनशीलता अधिक होती है। तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में जो वर्षा की परिवर्तनशीलता पूछ रहा है वो अधिक होगी। वर्षा प्रदेश में सर्वाधिक पूछ रहा है ना, सर्वाधिक जो है वो पूर्वी राजस्थान में होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारत में किस कॉफ़ी की किस्म का क्षेत्रफल 60% से अधिक है? विकल्प 1 कॉफ़िया अरेबिका, विकल्प 2 कॉफ़िया रोबस्टा, विकल्प 3 है कॉफ़िया लिबेरिका, और विकल्प 4 है इसमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है विकल्प 2 कॉफ़िया रोबस्टा। भारत में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली कॉफ़ी की जो किस्म है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है वो है क्षेत्र पर सर्वाधिक क्षेत्र पर रोबस्टा किस्म की कॉफ़ी बोई जाती है। और कॉफ़ी 3 प्रकार के, 3 किस्म होते हैं कॉफ़ी के, अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिया इसको कहते हैं। लाइबेरिया 3 किस्म होती हैं कॉफ़ी की, जिससे भारत में सर्वाधिक जो है कॉफ़िया रोबस्टा की खेती की जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। विकल्प 1 नांगल बैराज से, विकल्प 2 है हरिके बैराज से, तीसरा पोंग बांध से, और चौथा है अकाई बांध से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 हरिके बैराज से। सतलज और व्यास नदी के संगम के समीप पे, सतलज और व्यास नदी के संगम के समीप हरिके बैराज से यह नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। और यह नहर जो है भारत में सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है, सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है, जिससे राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में कौन सी एक नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? विकल्प 1 महानदी, दूसरा है कावेरी, तीसरा अमेजन और चौथा है नर्मदा नदी। तो यहाँ पर पूछा है एस्चुरी का निर्माण, तो विकल्प 4 है वो सही है। नर्मदा नदी जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का, और अन्य नदियाँ जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। चीखता साठा किसका द्योतक है? विकल्प 1 तड़ित झंझावात, दूसरा है चक्रवात, तीसरा मूसलाधार वर्षा और चौथा उच्च वेगी पवन। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 उच्च वेगी पवन। चीखता साठा जो है ये पछुआ हवा या पछुआ पवन को ही दक्षिणी गोलार्ध में विभिन्न नामों से जाना जाता है। 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इसे चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा है? विकल्प 1 क्यूरो, विकल्प 2 है क्यूलिलॉन, विकल्प 3 है क्यूल, और विकल्प 4 है कैरो। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है विकल्प 2 क्यूलिनॉन। क्यूलिनॉन जो है ये अब तक का सबसे बड़ा हीरा है, और इसका जो खुदाई हुई थी इसकी 1905 में दक्षिण अफ्रीका के
अफ्रीका के प्रीमियर खान, प्रीमियम खदान से इसे निकाला गया था, खोजा गया था। क्यूलिनॉन, कहीं कहीं आपको कलिनन के नाम से भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। विकल्प 1 लाल, विकल्प 2 काली, विकल्प 3 है जलोढ़ मृदा और विकल्प 4 है लैटेराइट मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है ये भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, जो 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है। स्क्वायर पर प्रतिशत में देखा जाए तो 43.4% क्षेत्र पर इसका विस्तार पाया जाता है। जलोढ़ मृदा का यह सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, जिसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना तथा जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, किसी दिए गए संबंध में वायुमंडल की भौतिक दशा को क्या कहते हैं। विकल्प 1 जलवायु, विकल्प 2 है मौसम, विकल्प 3 तापमान और विकल्प 4 है वर्षण। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 मौसम। किसी दिए गए समय में वायुमंडल की भौतिक दशा को हम मौसम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, जब समताप रेखा अत्यंत अनियमित, टेढ़ी मेढ़ी और दूर दूर स्थित होती है तो यह किस ऋतु की दशा का सूचक होती है। विकल्प 1 शीत, विकल्प 2 ग्रीष्म, विकल्प 3 शरद और विकल्प 4 है बसंत ऋतु। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वह है विकल्प दूसरा ग्रीष्म ऋतु की। यहाँ पर देख लेते हैं, जो समताप रेखाएं होती हैं समान तापमान को मिलाने वाली रेखा, होता क्या है कि ताप प्रवणता, पहले हम यहाँ समझ लेते हैं होता ताप प्रवणता जब अधिक ताप, जब रुक जाइए गलत है, ताप प्रवणता अक्षांशों के मध्य तापमान घटने की दर को, अक्षांशों के मध्य तापमान घटने की दर को ताप प्रवणता कहा जाता है। ताप प्रवणता कहा जाता है। ताप प्रवणता क्या होता है, अक्षांशों के मध्य तापमान घटने की दर को ही ताप प्रवणता कहते हैं। देखिए ग्रीष्म ऋतु में जब तापमान अधिक होता है तो जो समताप रेखाएं होती हैं वो अनियमित, टेढ़ी मेढ़ी और दूर दूर स्थित होती हैं। और शरद ऋतु में क्या होता है, इसका उल्टा पाया जाता है। तापमान कम होने पर जो समताप रेखाएं होती हैं वो पास पास और नियमित और सीधी समताप रेखाएं पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, किस दाब पट्टी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है। विकल्प 1 ध्रुवीय उच्च दाब, विकल्प 2 है उपध्रुवीय निम्न दाब, विकल्प 3 है विषुवतीय निम्न दाब और विकल्प 4 है उपोष्ण उच्च दाब। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र को घोड़े के अक्षांश के नाम से या अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। अक्षांश के नाम से जाना जाता है। इनका विस्तार, इस पेटी का विस्तार होता है 30 से 35 डिग्री, उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, फॉन किस क्षेत्र की गर्म हवा है। विकल्प 1 आल्प्स, विकल्प 2 है रॉकी, विकल्प 3 एंडीज और विकल्प 4 हिमालय। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 आल्प्स। आल्प्स में प्रवाहित होने वाली फॉन जो है ये गर्म एवं शुष्क पवन है, गर्म एवं शुष्क पवन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59,
उष्णकटिबंधीय चक्रवात की प्रचंडता का अनुभव भारत में सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? विकल्प 1 बंगाल की खाड़ी, विकल्प 2 है अरब सागर, विकल्प 3 हिंद महासागर और विकल्प 4 है हिमालय पर्वत। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 बंगाल की खाड़ी में। ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात, भारत में जो चक्रवात पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, इनकी जो उत्पत्ति होती है वो मुख्यतः ग्रीष्मकाल में होती है। ग्रीष्मकाल में ये उत्पन्न होते हैं जब तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, तब इनकी उत्पत्ति होती है। और ये व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में होने के कारण, व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में होने के कारण ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हैं। और यही कारण है कि ये भारत के पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट या बंगाल की खाड़ी में, भारत के पूर्वी तटीय जो राज्य हैं उनको सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। उत्तर पूर्व एशिया, कनाडा तथा यूरेशिया में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? विकल्प 1 शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु, विकल्प 2 है शीतोष्ण समुद्री जलवायु, तीसरा है विकल्प उपोष्ण और चौथा है बोरियल। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प पहला शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु। उत्तर पूर्वी एशिया, कनाडा और यूरेशिया में शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु या जिसे हम टैगा जलवायु भी कह सकते हैं, टैगा जलवायु पाई जाती है, जिसका विस्तार 50 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होता है, उत्तरी अक्षांश में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। किस ग्रह को जल ग्रह तथा नीला ग्रह कहा जाता है? विकल्प 1 है पृथ्वी, दूसरा बुध, तीसरा है शुक्र, चौथा है मंगल। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 पृथ्वी। पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि पृथ्वी में 70% जो है वो जल है और 30% मात्र स्थल भाग है, स्थल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। केमान, प्यूर्टो तथा साउथ सैंडविच खाई किस महासागर की प्रमुख खाइयाँ हैं? विकल्प 1 हिंद महासागर, विकल्प 2 है प्रशांत महासागर, विकल्प 3 अटलांटिक महासागर, विकल्प 4 है अंटार्कटिक महासागर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प तीसरा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के प्रमुख गर्त हैं केमान गर्त, प्यूर्टो गर्त, साउथ सैंडविच गर्त और इनके अतिरिक्त रोमांस गर्त और नेरेस गर्त। ये 5 प्रमुख अटलांटिक महासागर के 5 प्रमुख गर्त हैं, रोमांस गर्त, नेरेस गर्त, केमान और प्यूर्टो गर्त तथा साउथ सैंडविच खाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। महीने में कितनी बार पृथ्वी, चंद्रमा तथा सूर्य एक सीधी रेखा में स्थित होता है? विकल्प 1 विकल्प 2 है 2, विकल्प 3 विकल्प 4। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2। महीने में पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा ये तीनों एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं महीने में 2 बार, अमावस्या और पूर्णिमा को। प्रत्येक माह की अमावस्या तथा पूर्णिमा को ये स्थिति बनती है। इस स्थिति को युति, व्युति या सिजगी के नाम से जाना जाता है। और यह स्थिति जब बनती है तब वृहद ज्वार आते हैं, जो सामान्य ज्वार से इनकी ऊंचाई जो होती है, वृहद ज्वार जो आते हैं इनकी ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पौधों पर चढ़ती बेल को क्या कहते हैं? विकल्प 1 लियाना, विकल्प 2 झाड़ी, विकल्प 3 लत्ती और विकल्प 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 लियाना। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वृक्षों पर चढ़ने वाली या पौधों पर चढ़ने वाली जो लताएं होती हैं उन्हें लियाना के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं 64 क्वेश्चन ही है। तो ये वीडियो आज यहीं पर समाप्त करते हैं।
और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही हो। यदि कोई आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे साथ अंत तक वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।